Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 16 for the class 11th. We are discussing the chapter States of Matter. अभी तक हमने 15 वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक था बेसिकली वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, बिकॉज हम स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने यूनिट स्टार्ट किया है उसमें मैंने आपको कहा दैट since matter exists in the basic three forms solid, liquid and gaseous state. और solid state मैंने आपको कहा उसके बारे में डिटेल से आपको क्लास 12th में पढ़ना है अलग से. और gaseous state में हमने काफ़ी डिस्कशन किया, काफ़ी लॉज पढ़े. और बेसिकली आज का हमारा जो पार्ट है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अबाउट द लिक्विड स्टेट. लेकिन लिक्विड स्टेट को डिस्कस करने से पहले जो मैंने लेक्चर 15 में आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है. तो हम पहले उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे 1-2 मिनट के अंदर, और उसके बाद हम अपना नया पार्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज लिक्विड स्टेट. तो इंशाल्लाह विद इन 3-4 वीडियो लेक्चर्स जो है आपका यूनिट इख्तिताम पजीर हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिलहाल हम एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं और उसके बाद हम लिक्विड स्टेट पे आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है ना. देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं. चले मैं नोट में ही लिखता हूं वो डायरेक्ट ही. एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, हालांकि ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी चुका हूं लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं. वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है दैट हर गैस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है. बात याद रखें, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? एवरी गैस हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक. every gas has its characteristic critical temperature. वो क्रिटिकल टेम्परेचर आप किससे डिनोट करते हो? सिंबल टीसी से. सबको क्लियर हो गया यहाँ पे? which depends upon the magnitude or which depends upon the strength, चलो मैं ऐसे लिखूंगा, which depends upon the magnitude का मतलब है वैल्यू प्लस यूनिट. ये चीजें आपको पता होगी. which depends upon, अगर हम लेमैन सेंस से कहेंगे तो हम मैग्नीट्यूड को वैल्यू बताते हैं, ठीक है ना, लेकिन खाली वैल्यू नहीं होता है, इसमें यूनिट भी साथ में होता है. which depends upon the magnitude of strength of interparticle forces of attraction. ठीक है ना. और कल जो मैंने आपको एक बात बताई थी वो मैंने क्या कहा था दैट जिस गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होता है. तो याद रखिए आप, मैं यहां पे लिखूंगा क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि टीसी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. यानी कि टीसी जो है आपका डियर स्टूडेंट्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, जिस गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, देखा गया है कि उन गैसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का भी वैल्यू ज्यादा होता है और वैसा गैस लिक्विफाई करना काफी इजी होता है. अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई, इस पे हम एक छोटी सी प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है ना. उस प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. देखिए, बहुत सिंपल है. तो मैं चाहता हूं आप फिर से इस स्टेटमेंट को जो है एनालाइज करें. मैंने क्या लिखा? एवरी गैस हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर. हर गैस का अपना एक मखसूस क्रिटिकल टेम्परेचर होता है. पहली बात, which depends upon the magnitude of strength of interparticle force of attraction, जो कि गैस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है. यानी कि हर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होता है.
किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो उनके दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम होता है, इसीलिए वहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर भी उनका कम है, वो माइनस में होता है। मैंने कल बात ये समझाई थी आपको, ठीक है ना। लेकिन कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जिनके दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए सिंस उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, देयरफॉर उनका क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू भी ज्यादा होता है, और उन गैसेस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी कि हमें कूल नहीं करना पड़ता, वो रूम टेम्परेचर पे ही हाई प्रेशर अप्लाई करने से लिक्विड बन जाते हैं। अब इस चीज से आपको क्या क्लियर होगा, देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं इरेज करता हूं। देखिए, दो गैसेस दिए गए आपको, देयर आर टू गैसेस आर विद यू। एक गैस जो है वो है अमोनिया NH3, और दूसरा गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सबको क्लियर हुआ? दो गैसेस आपके सामने है। एक गैस का जो TC का वैल्यू है, क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू, ठीक है ना, वो कितना है, वो 405.5 केल्विन है। इतना है क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू अमोनिया के लिए, यानी कि अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो इस टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाते हैं जब आप उसमें पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई करते हो। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखा गया है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो है 304.10 केल्विन। अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करोगे ना, वो वही निकलेगा 30.98 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने कल कहा था। बताया क्या गया था, दोनों गैसेस को हम टेम्परेचर इक्वल टू 500 केल्विन से क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, हम इसको कूल कर रहे हैं। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कौन सा गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा? बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आपके दो गैसेस हैं, एक गैस आपका अमोनिया है और दूसरा गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। एक गैस आपका अमोनिया है, दूसरा गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अमोनिया के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू क्या है, वो है 405.5 केल्विन, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू है 304.10 केल्विन, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू से आप मुझे बताइए किसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान या उस गैस में जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा हो। देखिए ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताइए कहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा है, तो अमोनिया के केस में। इसका मतलब है अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो बताइए लिक्विड बनने की टेंडेंसी किसको सबसे पहले होगी, वो तो इसी को होगी। अब जाहिर सी बात है, चेक कीजिए, आप 500 केल्विन पे हो, आप क्या करेंगे काम, आप दोनों गैसेस यानी कि दोनों गैसेस आपने 500 केल्विन पे रखे, बोथ द गैसेस यू हैव केप्ट एट 500 केल्विन। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कूल कर रहे हो यानी कि टेम्परेचर कम कर रहे हो। आप मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा सब कूल करने के टाइम, जब आप 500 से नीचे जाओगे। 500 से जब आप नीचे जाओगे, पहले टेम्परेचर ये आएगा 405.5 केल्विन या 304.10 केल्विन। सिर्फ कूल करने के टाइम सबसे पहले आप इस टेम्परेचर पे पहुंचोगे, यानी कि किसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा अमोनिया का। तो सबसे पहले जब क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया का आएगा, इसका मतलब हुआ पहले अमोनिया ही लिक्विफाई हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ? तो क्रिटिकल टेम्परेचर के आइडिया से आपको लिक्विफिकेशन प्रोसेस जो है वो जो है क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, जब आप कूल करोगे तो 405.5 केल्विन टेम्परेचर जो है will be attained first, therefore NH3 जो है गैस will be liquefied first। ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचेगा तो उसकी ही लिक्विफिकेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये थी एक छोटी सी प्रॉब्लम जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे बेस्ड थी, जो कि हमने यहाँ पे की। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो है अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन शॉर्ट वाइल, ठीक है ना। तो आप ये चेकआउट कर लीजिए। तो हम
विद इन 1 मिनट जो है लिक्विड स्टेट डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने समझा होगा, तो ये मैं इरेज कर देता हूं। देखें, ये ग्राफ मुझे बाद में चाहिए तो मैंने पहले ही बना के रखा। अब ध्यान दें, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, टॉपिक जो आज का है हमारा वो है लिक्विड स्टेट के बारे में। वो है लिक्विड स्टेट के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिक्विड स्टेट के बारे में जानना है, बिकॉज गैसियस स्टेट हम जो है अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि हम 15 लेक्चर्स हमने गैस इंट्रोडक्शन पहले और उसके बाद जो है गैसियस स्टेट डिस्कस किया था। तो लिक्विड स्टेट क्या है, मैं पहले यहाँ पे बता दूं आपको। लिक्विड स्टेट जो है, लिक्विड स्टेट वो मैटर, वो स्टेट ऑफ मैटर होता है। लिक्विड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटर पार्टिकल स्पेसेस, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन विच इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स या बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। यानी कि इतनी कम स्पेसेस होती है पार्टिकल्स के दरमियान कि वो नेग्लिजिबल होती है। मैं आपको लिक्विड स्टेट का जो है कल गैसियस मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट दिखा चुका हूं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, जैसे मान लो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, इसमें पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में होते हैं। देखिए, ये मान लो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। हालांकि सॉलिड का भी अरेंजमेंट आप लगभग ऐसे ही देखोगे, लेकिन एक बात है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला पॉइंट क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स वो नेग्लिजिबल होते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स आर टचिंग ईच अदर। इसका मतलब है दैट पार्टिकल्स जो है दे आर टचिंग ईच अदर। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स चेक कीजिए। दे आर टचिंग ईच अदर, पहली बात ये। लेकिन दूसरा पॉइंट आप यहां पे याद रखेंगे, ये पार्टिकल्स तो एक दूसरे के साथ टच है, ठीक है ना, वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, बट दे शो स्लाइडिंग मोशन। पार्टिकल्स do not have fixed locations। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, लेकिन उनकी एक फिक्स्ड लोकेशन नहीं रहती है। इंटर पार्टिकल स्पेसेस तो नेग्लिजिबल है, लेकिन उनकी लोकेशन फिक्स नहीं रहती है। दैट इज दे स्लाइड ओवर वन अनदर। यही रीजन है कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड कर देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज रखिए, देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैटर का, एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर है वॉल्यूम डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल स्पेसेस पे। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम जो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सब्सटेंसेस की, ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड, चलो मैं यहां पे सीधी लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इट डिपेंड्स अपॉन द इंटर पार्टिकल स्पेसेस। इस बात को याद रखिए, जिस सब्सटेंस में पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस ज्यादा होगी वो सब्सटेंस उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा, और इसीलिए आपने देखा गैसियस मॉलिक्यूल्स में इंटर पार्टिकल स्पेसेस काफी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई गैसेस जो है वो काफी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करेंगे,
यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेसेस नेग्लिजिबल होती है। अब जितनी भी होती है नेग्लिजिबल होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ दैट वो इंटर पार्टिकल स्पेसेस फिर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान चेंज नहीं होती है, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे नेग्लिजिबल होती है। जाहिर सी बात है गैस से तो कम ही होगी, बिकॉज पार्टिकल्स एक दूसरे से टच कर रहे हैं। अब जितनी भी है कांस्टेंट है, नेग्लिजिबल है, कम है, जितनी भी है तो फिक्स्ड है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखोगे कि लिक्विड्स का जो वॉल्यूम रहता है ना वो फिक्स्ड रहता है प्यारे बच्चों, because since their interparticle spaces remain fixed and whatever it is negligible, therefore their volume remains fixed। इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। सो लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, आपने पढ़ा होगा लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, बट सिंस देयर पार्टिकल्स डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन, उनके पार्टिकल अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रहते, बल्कि क्या होता है, देखिए क्या होता है, एक पार्टिकल जो है ना, एक लेयर जो है ना दूसरे लेयर पे वो स्लाइड करता है। वही मैंने लिखा दैट दे स्लाइड ओवर वन अनदर। इट मींस liquids have fluidity, means they have the property that they flow, ये फ्लो करते हैं। और इसीलिए आप देखो कि एक लिक्विड लेयर दूसरे लिक्विड लेयर, यानी कि एक लिक्विड लेयर के मॉलिक्यूल्स दूसरे लिक्विड लेयर के मॉलिक्यूल्स पे स्लाइड करते हैं। इस स्लाइडिंग टेंडेंसी की किसी वजह से इनको कहते हैं दैट लिक्विड्स फ्लो, गैसेस आल्सो फ्लो, दैट्स व्हाई इन दोनों को फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स में गैसेस भी आते हैं, लिक्विड्स भी आते हैं। Fluidity is a property due to which the material has a tendency to flow, tendency to movement, ठीक है ना। It can be both in gases as well as liquids, therefore both are called as fluids। लेकिन fluids में फिर gases को अलग डिस्कस किया जाता है और liquids को अलग डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। तो इस flowing tendency की वजह से, ये जो इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, अगर आप किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डालेंगे, ठीक है ना, सिंस इसके मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं रहते, वो अपनी पोजीशन लीव नहीं करते, करते हैं लीव। देखो सॉलिड कोई सबस्टेंस ले लो, आप पेन ले लो, पेन कंटेनर में डालो, जब आप पेन कंटेनर में डालोगे, क्या कंटेनर में जाके पेन के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन लीव करेंगे? नहीं करेंगे। पेन के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, फिक्स रहते हैं। इसलिए आप देखोगे सॉलिड्स का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और उनकी शेप भी डेफिनेट होती है। लेकिन सिंस जब आप किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हो, पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ चिपकते रहते हैं, लेकिन सिंस दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दे स्लाइड ओवर वन अनदर, तो इसीलिए आप देखोगे कि उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, वो उसी कंटेनर की शेप लेते हैं जिसमें आप उसको डाल देते हैं। बात समझ आ रही है ना। इसीलिए हम कहते हैं दैट, इसकी वजह से हम कहते हैं दैट लिक्विड्स जो है, लिक्विड्स दे डू नॉट हैव, मैं यहां पे लिखूंगा दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, बिकॉज फिक्स्ड शेप लिक्विड्स में इसलिए नहीं होती है बिकॉज फिक्स्ड शेप of a matter is related to the fixed location of its particles. Since the particles of the liquid do not remain fixed at their places, they slide over one another, they change their places, and that's why their shape is also not fixed, that gets changed, and liquids take the shape of the container in which they are placed. सबको क्लियर हुआ? इसके बाद ये है that liquids की डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिंस इनमें अरेंजमेंट अगर आप देखोगे वो काफी क्लोजर है एज कम्पेयर टू गैसेस, तो लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा होती है बट सॉलिड्स से कम होती है। ये चीज तो आपने समझी होगी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गैसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिंस वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, मोशन तो करते हैं लेकिन उतनी मोशन नहीं दिखाते जितनी गैसेस मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं। मोशन ऑफ एनी मटेरियल, एनी पार्टिकल इज रिलेटेड टू इट्स एनर्जी, और we can say kinetic energy। इसीलिए हम कहते हैं that liquid molecules possess less energy as compared to that of gases, but they possess more energy as compared to that of solids। सबको क्लियर हो गया? वेरी नाइस। उसके बाद क्या है, एक और पॉइंट आपने देखा, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस काफी ज्यादा होती है, और मैंने आपको कहा कि उन स्पेसेस को डिक्रीज किया जा सकता है अगर हम उन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। लेकिन सिंस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस ऑलरेडी नेग्लिजिबल है, यानी कि आप अगर प्रेशर अप्लाई करोगे भी तो वहां पे आप देखोगे अपैरेंटली कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल।
इनकम्प्रेसिबल का मतलब है इन पे प्रेशर अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गैसेस आर कंप्रेसिबल, उनमें लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस होती है, उनको आप डिक्रीज कर सकते हो बाय अप्लाइंग द प्रेशर। लेकिन सिंस यहाँ पे ऑलरेडी डिस्टेंसेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कीजिए लिक्विड्स के वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम कहते हैं लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल लाइक सॉलिड्स। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ग्रेट। और लिक्विड्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लिक्विड्स हैव स्टेबल फ्री सरफेसेस। लिक्विड में एक सरफेस स्टेबल होती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं वो क्या होता है। देखें, अगर आप प्यारे बच्चों गैस को क्या आप ओपन कंटेनर में रख सकते हैं? गैस मान लो आपके पास गैस है, तो क्या गैस को आप ओपन कंटेनर में रख सकते हैं? सर ये कैसा लॉजिक हुआ? गैस थोड़ी ना ओपन कंटेनर में रख सकते हैं, गैस को तो रखने के लिए क्लोज कंटेनर चाहिए, वरना तो गैस भागेगा। पता है गैस क्यों भागता है और उसको रखने के लिए क्लोज कंटेनर क्यों चाहिए? बिकॉज गैसेस की स्टेबल फ्री सरफेस नहीं होती है। Gases do not possess any sort of stable free surfaces. That is why when they don't have a stable free surface, they will escape. And if you want to confine them, you have to keep them in a closed container. But that's not the case with the liquids. Liquids possess stable free surfaces. देखिए आपके पास एक कंटेनर है, आपने इसमें लिक्विड रखा, तो आपको पता है, आप जब मान लो मैंने पानी लिया, पानी को आपने किसी कंटेनर पर रखा, क्या पानी यूजुअली ऐसे ही खुद ही भागता है? नो डाउट वहां पे इवापोरेशन से वो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं पानी कंटेनर में है तो रहता है, वो रहता है, ठीक है ना, बिकॉज उसकी सरफेस जो होती है ना, फ्री सरफेस, वो स्टेबल होती है, इसलिए वो एग्जिस्ट करता है। तो लिक्विड्स कैन बी प्लेस्ड इन ओपन कंटेनर्स, बट गैसेस कैन नॉट बी प्लेस्ड इन ओपन कंटेनर्स बिकॉज लिक्विड्स हैव स्टेबल फ्री सरफेसेस बट गैसेस डू नॉट हैव एनी स्टेबल फ्री सरफेस। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सबसे हाईएस्ट एनर्जेटिक स्टेट अगर देखेंगे वो गैस मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। सबसे लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट अगर कोई है तो वो सॉलिड है, ठीक है ना। और सॉलिड में आप देखोगे कि सॉलिड काफी रिजिड होता है, आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे ना, इनफैक्ट हमें ही लगेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं सॉलिड्स हैव रिजिडिटी, गैसेस हैव कंप्रेसिबिलिटी। यू आर गेटिंग? बट गैसेस हैव फ्लूइडिटी एज वेल। तो गैसेस और लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है प्रॉपर्टी, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, बट सॉलिड्स do not flow, they don't have any fluidity, rather they have rigidity. You're getting what I'm saying? So these were some of the simple pointers related to the liquid state of matter, जिसके बारे में आप ऑलरेडी मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर्स में ये कंप्लीटली डिस्कस किया, आप जाके देख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन मैंने थोड़ा सा फिर से यहाँ पे रिवाइज किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो अब लिक्विड स्टेट के बारे में ही है, और लिक्विड स्टेट में जो आज हमारा टॉपिक है वो है मेरे प्यारे बच्चों, वो टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर, ये आज का हमारा टॉपिक है। वेपर प्रेशर क्या होता है अब समझें। सिंस मैं लिक्विड लूंगा और सिंस मैं यहाँ पे वेपर की बात कर रहा हूं, वेपर बेसिकली क्या होता है? ये गैस स्टेट ऑफ लिक्विड होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूं वेपर क्या होता है। पहले वेपर बेसिकली होता है गैस स्टेट या गैस फेज भी इसको कहते हैं ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो गैस फेज होता है ना, उसको वेपर कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए, और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो आप समझते हो ना, प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो नॉर्मली कितना प्रेशर एक गैस या एक वेपर लिक्विड का अप्लाई करता है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। बट समझिए इस बात को, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं वेपर प्रेशर भी हालांकि डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले, लेकिन फिर से करेंगे। मानो मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने पानी लिया, सपोज मैंने पानी लिया, मैं कोई दूसरा लिक्विड भी ले सकता हूं। अब इस कंटेनर को क्या कर रहा हूं मैं, इस कंटेनर को मैं नीचे से दे रहा हूं हीट सोर्स। देखिए, और मान लो इसमें वाटर है, ध्यान दें, अगर मैं कंटेनर को ओपन रखूंगा तो ये हीट क्या करेगा काम, ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अंदर बढ़ाएगा। इस हीट की वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर फेज में जाने स्टार्ट करेंगे।
यानी कि ये गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, वाटर से वाटर वेपर बन जाएगा। अगर मैंने वाटर वेपर को कंट्रोल नहीं किया, उसका ख्याल नहीं रखा, तो वो भाग जाएगा। जब वो भाग जाएगा तो वो हमारे हाथ आएगा नहीं। जब वेपर ही हमारे हाथ नहीं आएगा तो आप प्रेशर किसका देखेंगे? बात समझ आ रही है ना? आप प्रेशर देख ही नहीं सकते। गुड। तो क्या करेंगे हम इसलिए वेपर का प्रेशर जानने के लिए इस कंटेनर को मैं क्या करूंगा काम, मैं इस कंटेनर को क्लोज करूंगा। मैं इस कंटेनर को क्लोज करूंगा प्यारे बच्चों। सबको समझ आया? तो अब इस क्लोज कंटेनर में मैंने क्या किया है, मैंने इसमें वाटर डाला है और ये जो है ये वाटर की फ्री सरफेस है, ऊपर वाला पोर्शन। ये वाटर की फ्री सरफेस है जो कि ऊपर वाला पोर्शन है। और आपको पता है प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, द प्रोसेस बाय विच द वेपर्स आर फॉर्मड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, उसको कहते हैं वेपोराइजेशन भी। वाटर के केस में उसको इवापोरेशन भी कहते हैं। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे जो ही आप इसको हीट करोगे तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। एनर्जी जब ट्रांसफर होगी तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे ना वो सरफेस पे करेंगे। तो देखिए क्या होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो मान लो हीट मैंने किया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जरूरी नहीं है, आप बढ़ा भी सकते हैं। और एज लॉन्ग एज यू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी कांस्टेंट, बिकॉज इवापोरेशन और वेपोराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। वो मैं बाद में बताऊंगा। समझिए, जो ही हीट दी लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है बॉन्ड ब्रेक हुआ, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आपने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो उससे क्या होगा, उससे कुछ पोर्शन इनिशियली क्या है, देखो इनिशियली क्या है, इनिशियल कंडीशन पे क्या है, इनिशियल कंडीशन पे वाटर है और इस ऊपर वाले साइड में कोई वेपर नहीं है स्टार्टिंग पे। लेकिन जो ही आपने हीट करना स्टार्ट किया धीरे धीरे आप देखोगे वेपर्स की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होने लगेगी। धीरे 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 वेपर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी। मैंने कम वेपर्स दिखाएंगे। तो आप इनिशियली क्या देखोगे, आप इनिशियली देखोगे सर रेट ऑफ इवापोरेशन, मैं ऐसे दिखाऊंगा वाटर से वेपर में जाना। तो इसको क्या कहोगे, इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन वो प्रोसेस जिसमें वेपर बनता है लिक्विड से, वेपर बनता है लिक्विड से, उसी लिक्विड का वेपर, उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। सबको क्लियर हुआ? क्यों क्यों वेपर क्यों भाग गया? बिकॉज जो ही आपने इसकी एनर्जी दी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ी, तो ये भाग गया ऊपर। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे तो पहले क्या है, वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा है, उस टाइम कंडेंसेशन बिल्कुल कुछ नहीं है, बिकॉज पहले अभी वेपर बने हैं। कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, जब वेपर्स वापस सरफेस के साथ टकरा के अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं और वेपर वाटर जो है जब वो उनको कैप्चर करता है उनको वापस वाटर में चेंज करता है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे आप एक चीज ऐसी होगी दैट दीज वेपर्स again have a tendency that some of the vapors of the liquid in the above compartment, due to their random motions, when they will hit the surface of the liquid will capture them, the liquid will hold them and they will lose kinetic energy and they will get converted into water bag. उस प्रोसेस को हम यूजुअली कंडेंसेशन कहते हैं। बात समझना, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले इवापोरेशन या वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होगा, पहले धीरे धीरे वेपर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन साथ साथ में जो ही वेपर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन भी स्टार्ट होगा। तो पहले क्या थी, पहले रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा थी। देखो मैं यहाँ पे एक ग्राफ आपको बनाऊंगा, चलिए ग्राफ में बाद में बताऊंगा आपको, पहले सुनिए। मान लो पहले क्या थे, मान लो पहले यहां से कितने वेपर्स ऊपर गए थे, 10। उस टाइम अभी कंडेंसेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है ना, बिकॉज वेपर्स की कंसंट्रेशन ही कम है और वेपर्स को काफी जगह मिल रही है घूमने के लिए। लेकिन जो ही कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स इंक्रीज हो रही है, अब क्या हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वेपर फेज में से वापस लिक्विड सरफेस पे टकरा के लिक्विड उनको कैप्चर करता है और वो लिक्विड में चेंज होते हैं, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करेगा, कंडेंसेशन डिपेंड करेगा जितने नंबर ऑफ वेपर्स ऊपर ज्यादा होंगे।
तो धीरे धीरे आप देखोगे वेपराइजेशन तो कांस्टेंट है बिकॉज आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो, लेकिन कंडेंसेशन प्रोसेस नंबर ऑफ वेपर्स बनने से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया आपको? सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब देखिए, अब एक वक्त ऐसा आएगा, मान लो पहले कितने वेपर्स थे, ऐसे सुन लो, पहले कितने वेपर्स थे 10, उसके बाद वेपराइजेशन हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, उसके बाद वेपर्स की कंसंट्रेशन होने लगी, वो 50 बन गई, मान लो उसके बाद 50 से 70 बन गई, और मान लो अल्टीमेटली वेपर्स की कंसंट्रेशन 100 आ गई ऊपर। जब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेपर 100 आ गई, ठीक है ना, टोटल वेपर्स की कंसंट्रेशन अब ऊपर क्या है, मान लो 100 है, बात को समझो, 100 में से अब क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेस लेकिन हो रही है, इवापोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, लेकिन देखो कैसे हो रहा है। अब अगर 10 मॉलिक्यूल्स वेपर में तब्दील हो रहे हैं, अगर 10 मॉलिक्यूल्स वेपर में तब्दील हो रहे हैं, लिक्विड के 10 मॉलिक्यूल्स वेपर में जा रहे हैं, तो यहां से 10 मॉलिक्यूल्स वेपर के वापस लिक्विड में जा रहे हैं, तो बताइए क्या इस 100 पे फर्क पड़ेगा? बात समझे। एक ऐसा टाइम आया जहां पे अब टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो वेपर्स की अपर कंपार्टमेंट में वो 100 है। अब 100 पे क्या हो रहा है, 10 मॉलिक्यूल्स नीचे से सरफेस लिक्विड से ऊपर वेपर फेज में आ रहा है, तो ये कितने बनेंगे, 100 + 10 दैट इज 110। लेकिन एट द सेम टाइम 10 वेपर्स वापस जा रहे हैं वेपर फेज में से लिक्विड फेज में, यानी कि कंडेंसेशन हो रहा है, मींस रेट ऑफ इवापोरेशन और वेपराइजेशन यहां पे इक्वल हो रहा है रेट ऑफ कंडेंसेशन पे। उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। देयर आर टू अपोजिट प्रोसेसेस व्हिच आर गोइंग एट एन इक्वल रेट, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो हम उस कंडीशन को, उस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स अपर कंपार्टमेंट में जितनी भी होगी वो अब कांस्टेंट रहेगी, वो सैचुरेटेड रहेगी, वो चेंज, और वो वेपर्स कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, किस पे, इस लिक्विड की सरफेस पे, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, और उसी को हम सिंपली कहते हैं वेपर प्रेशर। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं क्या कहूं, यहां पे वेपर प्रेशर है क्या? देखो वेपर प्रेशर को मैं क्या कहूंगा, क्या मैं ये नहीं कहूंगा इट्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड ऑन इट्स सरफेस एंड इन इक्विलिब्रियम विद इट। तो मैं यहां लिखूंगा इट इज डिफाइंड as the pressure, it is defined as the pressure exerted by the vapors, it is defined as the pressure exerted by the vapors, किसके वेपर है ये, लिक्विड के वेपर है, by the vapors of the liquid, by the vapors of the liquid on its surface, किस सरफेस, लिक्विड की सरफेस पे, on its surface and in equilibrium with it, यानी कि वेपर लिक्विड की सरफेस के साथ इक्विलिब्रियम में है, एंड इन इक्विलिब्रियम विद इट, उस प्रेशर को हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी कहते हैं, सैचुरेटेड भी कहते हैं, और उसको इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर भी कहते हैं, उसको सैचुरेटेड वेपर भी प्रेशर भी कहते हैं, और उसको इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर भी कहते हैं, और उसको सिंपली वेपर प्रेशर भी कहते हैं। लेकिन याद रखना एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिकॉज आपने यहाँ पे टेम्परेचर 40 रखा था, 40 के हिसाब से रेट ऑफ वेपराइजेशन हो जाता। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मोर एनर्जी मिल जाएगी, तो यहाँ पे फिर वेपर्स की कंसंट्रेशन चेंज होगी, फिर से नया इक्विलिब्रियम आएगा। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पे वेपर प्रेशर है क्या? द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन इट्स लिक्विड सरफेस एंड इन इक्विलिब्रियम विद इट। इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल होगा टू रेट ऑफ कंडेंसेशन से। सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? उस वेपर प्रेशर को आप इक्विलिब्रियम वेपर भी प्रेशर भी कहते हो, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे आप उसको डिफाइन कर रहे हो। इसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इसलिए कहते हैं बिकॉज वेपर्स का जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, वो अपर कंपार्टमेंट में आ चुका होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब देखिए इसके बाद पॉइंट क्या है। अब इसी वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट यहां पे
क्लियर हो जाता है और वो है, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है at which it is defined as that temperature at which vapor pressure Vp means vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure। मान लो आप यहां पे कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड, ध्यान दें, और ऊपर से जो है, ऊपर से एटमॉस्फेयर है, और ये जो यहां पे है ये एटमॉस्फेयर है। आपको पता है एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं और उन गैसेस का वेट होता है, जो जिसका वेट होता है ना वो फोर्स एक्सर्ट करता है। तो फोर्स एक्सर्ट बाय द गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन गैसेस की वजह से जो इस लिक्विड सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप उसको PA भी कह सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आई बात। अब इसका वैल्यू जितना भी होगा, मुझे उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, जितना भी होगा होने दो, दिमाग में रखो। अब यहां से किस टेम्परेचर पे, एट व्हाट टेम्परेचर लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर, बिकॉज जब आप हीट करोगे तो लिक्विड क्या बनेगा, वेपर्स। वो वेपर्स क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर करेंगे एक्सर्ट। वो खाली लिक्विड पे ही नहीं करते, वो सराउंडिंग में भी करेंगे, बिकॉज इस टाइम आप कंटेनर ओपन रख रहे हो। ऊपर से किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। नीचे से कौन जा रहा है, वेपर्स। वेपर भी क्या करेंगे, एक्सर्ट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड कहते हैं। क्लियर हो गया ना सबको। सो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, या उसको बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। नोट याद रखिए, क्या नोट, देखो मैं क्या बता रहा हूं। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं सीधे लिखूंगा PA, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर, उस टाइम देन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको कहते हैं उस टाइम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। उस टाइम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है उसको कहते हैं, नाम देते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सबको क्लियर हो गया। मगर और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है, फॉर वाटर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। जो हम कहते हैं दैट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, वो यही है जिसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हो। उस टाइम आप एटमॉस्फेयर की वजह से कितना प्रेशर जो है कंसिडरेशन में ले रहे हो, 1 एटमॉस्फेयर। मगर देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं इरेज करूंगा। देखिए ये तो पॉइंट फर्स्ट था, देखिए पॉइंट सेकंड। इफ PA इज इक्वल टू 1 बार, लेकिन अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं लिया बल्कि 1 बार लिया, उस टाइम बॉइलिंग पॉइंट को नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। इस बात को समझिए। और वाटर के लिए, फॉर वाटर, ये स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको कोई पूछता है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप उसको कहोगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है जो हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेजर करते हैं, और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट वो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, जो हम 1 बार प्रेशर पे जो है वो मेजर करते हैं।
अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 100 डिग्री सेल्सियस आया, यहाँ पे क्यों थोड़ा सा कम आया? बिकॉज यहाँ पे रीजन जो है, standard boiling point is slightly less than the normal boiling point because one bar pressure is slightly less than 1 atmospheric pressure. इस चीज को समझिए, बिकॉज एक बार प्रेशर एक एटमॉस्फेयर से कम होता है। जब ऊपर वाला प्रेशर थोड़ा कम होगा उस टाइम आपको टेम्परेचर भी थोड़ा कम देना पड़ेगा, जिसपे वेपर प्रेशर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वलाइज होगा। सबको क्लियर हुआ? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे कहा। अब देखिए, सिंस आपने यहाँ पे वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, वेपर प्रेशर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा टेम्परेचर। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब जो मैं फैक्टर्स पढ़ाने जा रहा हूं दो, उसी पे फिर मैं आपको यहां पे ये क्लियर करूंगा। देखिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा व्हाट आर द फैक्टर्स on which vapor pressure of liquid depends किन किन फैक्टर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। देखिए, मान लो अगर मैं एक लिक्विड लेता हूं, देखो ये मान लो मैंने लिक्विड लिया, देखिए ये मान लो एक लिक्विड है। लिक्विड क्या करता है काम, जब आप इसको हीट करते हो तो ये लिक्विड जो है ये वेपर बनाता है। ये पढ़ा है आपने? देखिए, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको आप कहते हो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। शाबाश, क्या कहते हैं उसको? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। खुद ही समझिए, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है, क्या उनकी वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या कम होगी? सर, जितना उनको आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है उतना वो एक दूसरे को छोड़ के लीव करने की टेंडेंसी उनकी कम होगी। तो यहां पे एक पॉइंट आ गया। देखो, निकलने की टेंडेंसी जो होती है उसको वेपर कहते हैं, वेपर, और प्रेशर जो एक्सर्ट होगा दैट्स कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। जितना मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना वेपर बनाने की टेंडेंसी कम होगी और उतना वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब है अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स विल बी लेस एंड हेंस वेपर प्रेशर विल बी लेस। ये रिवर्स है, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है तो वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और हेंस वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। और टेम्परेचर का तो इफेक्ट है ही, वो तो आपको पता ही है, जितना आप हीट ज्यादा देंगे उतने बॉन्ड्स इंटरेक्शंस टूट जाएंगे और उतना वेपर में ज्यादा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से क्या मुराद है? यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड से मुराद है दैट यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड मीन्स डिपेंड्स अपॉन, या ऐसे में लिखूंगा, नेचर ऑफ लिक्विड क्या मुराद करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना IPFA कम होगा उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये बात समझ आई? क्या हुआ उसका डियर स्टूडेंट्स? मतलब जितना पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में ज्यादा होगा उतना ही वो कम ऊपर जाएंगे, यानी कि वेपर बनाने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी और उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। इंटरेक्शन ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, वही है इनवर्स रिलेशन। इंटरेक्शन ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, इंटरेक्शन कम, वेपर प्रेशर ज्यादा। तो वही होता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड।
इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। और दूसरा फैक्टर जो है वो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर का आपको पता ही है क्या रोल है, दैट वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केल्विन। जितना आप एनर्जी ज्यादा देंगे, हीट ज्यादा करेंगे, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में जाएंगे, और जितने मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी उतना ही वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्लियर हुआ ना सबको? तो ये ग्राफ देखो, यहाँ पे ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। वेपर प्रेशर किसमें लिया हमने? प्रेशर है तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में हम लेते हैं, और ये है टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे मैंने 4 लिक्विड्स लिए। एक वाटर लिया, यहाँ पे लिखा है वाटर, दूसरा इथाइल अल्कोहल है, एथेनॉल जिसको कहते हो, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और चौथा जो है वो है डाई इथाइल ईथर। खुद ही समझे। और यहाँ पे मैंने, सिंस ये प्रेशर वाली एक्सीस है, क्लियर हो रहा है सबको? देखिए ना, ये प्रेशर वाली एक्सीस है, तो इस एक्सीस पे आपको प्रेशर मिलेगा। और यहाँ पे मैंने एक डॉट दिया है, और उस डॉट पे मैंने ऊपर लिखा है 760 मिलीमीटर्स। और ये पता है वो कितना डिपेंड करता है, वो कितना वैल्यू है, ये है 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम का कितना प्रेशर अप्लाई करता है, वही 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी कॉलम इज द प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है यहाँ पे प्रेशर जो है ऊपर से हमने सेट किया है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर, अगर आपने प्रेशर रखा 1 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है ना, तो उस टाइम जो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? मैंने लिखा था यहाँ, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप प्रेशर लेते हो, उस टाइम बॉइलिंग पॉइंट जो आप डिस्कस करते हो उसको कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो कितना प्रेशर होगा इस पॉइंट पे? मैंने एक पैरेलल लाइन डाली यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है इतना, और उसी को हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये उसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभार शॉर्ट में NBPT, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल। ठीक है ना? तो इसका मतलब है यहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो क्या हर लिक्विड का सेम होगा? क्या हर लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे करेगा अपना वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अगर वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड ना करता, खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता, तो हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता प्यारे बच्चों। लेकिन सिंस बॉइलिंग पॉइंट एंड सिंस वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ लिक्विड कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, इसलिए हर लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करेगा। बात समझिए। मान लो मेरे पास एक लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसको वेपर बनाना है, आपको उसको वेपर में कन्वर्ट करना है, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम? जिसके दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा है ना, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और सबसे ज्यादा यहाँ पे देखेंगे एनर्जी जो देनी पड़ती है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को देनी पड़ती है। देखिए ना, देखिए वाटर, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, वाटर का वेपर प्रेशर देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कब वाटर का किस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है? यहाँ पे वैल्यू क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो इस टेम्परेचर पे मैं नीचे जब लाइन डालता हूं तो मैं देखता हूं वो टेम्परेचर 373 केल्विन है, वाटर के लिए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, यानी कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे 373 केल्विन पे अपना प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 एटमॉस्फेयर के बराबर करता है। ठीक है ना? बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो ब्रेक करना, इसलिए उसको ज्यादा एनर्जी लगती है। सर उसके बाद आ जाओ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट उतनी ज्यादा नहीं जितनी वाटर में होती है। तो बताओ वाटर में ज्यादा इंटरेक्शन है कि इथाइल अल्कोहल में? वाटर में, इसीलिए वाटर ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करता है 373। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इथेनॉल वाटर से कम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, यानी कि उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर कम ही टेम्परेचर पे होगा। तो देखो ना, वो उसका कर्व ये वाला आता है, देखिए ये वाला। और जब मैंने देखा किस टेम्परेचर पे, मैंने सीधी नीचे डाली टेम्परेचर एक्सिस पे, और वो टेम्परेचर जो आता है वो 351.3 केल्विन है। तो क्या 351 373 से कम नहीं है? तो इसका मतलब हुआ इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से इसलिए कम है बिकॉज इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स से कम है। क्लियर हो गया ना?
क्लियर हो गया ना। अगर आपको इसमें से ये बताया जाए, बताइए वाटर वॉलेटाइल ज्यादा है कि अल्कोहल? अल्कोहल ज्यादा वॉलेटाइल है, बिकॉज अल्कोहल कम ही टेम्परेचर पे अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करता है। एंड लाइकवाइज आर द ग्राफ्स ऑफ कर्व्स ऑफ दीज टू solvents means liquids, one is carbon tetrachloride, another is diethyl ether। वो आप देखिए डाईइथाइल, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड किस पे करता है, देखिए यहाँ पे, तो अगर आप लाइन डालेंगे तो वो किस टेम्परेचर पे आता है, वो 349 पे, 351.3 केल्विन से भी कम है, देखिए कम है कि नहीं। और सबसे कम जो है इसमें वो है डाईइथाइल ईथर का। डाईइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 380 केल्विन। तो ये ग्राफ आपको क्या बताता है, ये ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये ग्राफ आपको ये इंफॉर्मेशन देता है दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड जो है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। यानी कि नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, जो कि एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में वेरी करेगा। एंड इसका मतलब ये हुआ जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जो कम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, और इसका मतलब है वो लिक्विड मोर वॉलेटाइल है। ठीक है ना। लाइक जैसे आपने देखा होगा, आप वाटर एक कंटेनर में लो और पेट्रोल कंटेनर में लो। वाटर को अगर आप काफी टाइम तक रखोगे ना बाहर किसी कंटेनर में, यूजुअली उसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आएगी, चलो ठीक है कुछ वाटर इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे पेट्रोल को आप वैसे नहीं रख सकते हो, हालांकि पेट्रोल भी लिक्विड है, पेट्रोल भाग जाता है। पता है क्यों? क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उससे स्ट्रांग है, इसलिए वो वीक इंटरेक्शन जो है पेट्रोल के केस में, वो एटमॉस्फेयर से ही उतनी एनर्जी लेती है, मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाते हैं, भाग जाते हैं, कुछ टाइम के बाद आपको उसमें मिलेगा ही नहीं कुछ पेट्रोल। That's why we say petrol is more volatile as compared to water, because petrol has more vapor pressure as compared to water, because the intermolecular force of attraction between the molecules of petrol is less as compared to that of water। वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ आया ना, जो आज का हमारा टॉपिक था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 16 in the chapter states of matter, and now we have to discuss two more topics। one is the surface tension phenomenon क्या होता है, and second is the viscosity। हालांकि ये दो टॉपिक्स जो है मैं कोशिश करूंगा इनको डिटेल में पढ़ाने की, लेकिन ये दो टॉपिक्स आपको फिजिक्स में भी, लिक्विड जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने हैं, तो आराम से वहां पे तो इवन मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ भी आप डील करते हो, बट जितना मुझसे हो सकेगा आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर दोज इक्वेशंस एज वेल। सो देयर आर ओनली टू टॉपिक्स लेफ्ट, one is the viscosity, another is the surface tension of the chapter states of matter, और उसके बाद हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, वो दो टॉपिक्स पढ़ाने के बाद मैं आपको कुछ एक दो लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स कराऊंगा, तो हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स भी करेंगे, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर नंबर 17 में। टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।